नमस्कार, स्वागत है आपका मसला में और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। हरियाणा में चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन ये तय है कि इस साल के आखिर तक प्रदेश में चुनाव हो जाएंगे। सभी पार्टियों ने चुनाव के लिए कमर कस ली है। एक तरफ जहां बीजेपी एक्टिव मोड में आ गई है, तो वहीं अब दूसरी तरफ लोकसभा में 5 सीटें जीतने वाली कांग्रेस भी फुल कॉन्फिडेंस से पूरी तरह से भरी हुई है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा प्रदेश भर में हरियाणा मांगे हिसाब पर यात्रा कर रहे हैं और सरकार से पिछले 10 सालों का हिसाब मांग रहे हैं और इसी के साथ प्रदेश सरकार पर निशाना साधने में भी पीछे नहीं हट रहे हैं, जिस पर पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हुड्डा के बयानों पर पलटवार किया है। बेदी ने कहा कि पिछले 10 दिनों से कांग्रेस पार्टी के नेता एक नेता है जो बीजेपी से 10 सालों का हिसाब मांग रहे हैं। पहले कांग्रेस अपने 10 साल का हिसाब तो दे दे। बेदी ने कहा कि सवाल वही उठा सकते हैं जिसमें जवाब देने की हिम्मत होती है और ऐसा नहीं है कि बीजेपी और कांग्रेस की चुनाव तैयारी में जुटी हुई है। जेजेपी और इनेलो ने भी चुनाव को लेकर कमर कसी हुई है और उधर आम आदमी पार्टी और बात कर ले पार्टी हरियाणा में अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए विधानसभा चुनाव के दंगल में दमखम दिखाएगी और इस बीच किसानों ने भी देखिए हरियाणा की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और साफ कहा है कि बीजेपी जेजेपी को छोड़कर ये किसी भी पार्टी से गठबंधन को तैयार है। तो वहीं लोकसभा चुनाव में 5 सीटें गंवाने वाली बीजेपी इस बार कड़ी चुनौती के साथ चुनाव मैदान में है और देखने वाली बात यही होगी कि क्या बीजेपी हरियाणा में जीत की हैट्रिक लगा पाती है या फिर कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी या फिर दूसरे दल दोनों पार्टियों का खेल बिगड़ेगा। तो ऐसे में लगातार सवाल जवाब का भी जो दौर है वो शुरू हो चुका है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर हरियाणा की जो जनता है वो किसके तरफ अपने रुख को मोड़ती है। लेकिन इस बीच लगातार हरियाणा में सियासत का बाजार गर्म है। 2 महीने का वक्त बचा हुआ है। ऐसे में क्या कुछ तैयारी है, देखिए ये भी लगातार देखने को मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी और उसके नेता, एकमात्र नेता, क्योंकि कांग्रेस में नेता तो अब कोई बचा नहीं है, एकमात्र नेता ही बचा है जो हुड्डा एंड उसका फैमिली, उसके अलावा तो कुछ बचा नहीं है, बाकी सब इधर उधर हो गए। तो वो सवाल कर रहा है कि पिछले 10 साल का भारतीय जनता पार्टी जवाब दे। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, सवाल पूछने का अधिकार भी उसको होता है जो जवाब देने की क्षमता रखता हो। यदि आज वो 10 साल की हरियाणा सरकार की कामों पर सवाल क्वेश्चन मार्क करके वो सवाल पूछ रहे हैं, तो हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा जी, ये हरियाणा की जनता भी पूछना चाहती है, जब आप 10 साल हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, हरियाणा में आपने इस प्रकार का राज चलाया, जिन संविधान की प्रतियां लेके, कॉपी लेके वो जगह जगह घूम रहे हैं या घूम रहे थे, संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का कभी आत्मा से सम्मान किया? तो देखिए हरियाणा में चुनाव की तारीखों का ऐलान तो देखिए अभी हुआ नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है कि 2 महीने में यानी कि इस वर्ष के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने की जो तारीख है उसका ऐलान हो सकता है। और इसी के साथ साथ आपको यह भी बता दें कि हरियाणा में लगातार सभी पार्टियों ने अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है। बात कर लेते हैं बीजेपी की, तो देखिए बीजेपी भी अब पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में 5 सीटों का नुकसान बीजेपी को हुआ, उसे देखते हुए पूरी सजगता के साथ बीजेपी अब मैदान में उतर चुकी है। तो वही बात कर लेते हैं कांग्रेस की, तो देखिए कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है और हरियाणा मांगे हिसाब, 10 साल का हिसाब मांगा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। और ऐसे में देखिए लगातार अब कयासों का बाजार है वो भी गर्म हो रहा है और ऐसे में देखिए सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस ही नहीं, लेकिन इस बार हरियाणा में देखिए अब किसानों ने भी ये बड़ा ऐलान कर दिया है कि अब सभी की सभी सीटों पर वो भी चुनाव लड़ेंगे। और इसी के साथ साथ अब इस मैदान में जेजेपी, आम आदमी पार्टी के अलावा अब किसानों का भी इसमें आगमन हो चुका है। तो वही अब बात कर लेते हैं इनेलो की, तो देखिए इनेलो भी अब बीएसपी के साथ गठबंधन में नजर आएगी, जहां 37 सीटों पर बीएसपी चुनाव लड़ रही है। तो वही बाकी सीटें वो अपने सहयोगी दलों के लिए छोड़ दे। लेकिन इस बीच आपको बताते चले इसका ऐलान 11 जुलाई को ही हो गया था, जिसमें इंडियन नेशनल लोकदल यानी कि INLD ने इस साल के अंत में होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अपने पूर्व सहयोगी बहुजन समाज पार्टी के साथ फिर से हाथ मिलाने के लिए तैयार है और दोनों दलों के नेताओं ने 11 जुलाई को ये घोषणा किया था। तो देखिए हरियाणा में महज 2 महीने में चुनाव होने वाला है और ऐसे में लगातार सभी पार्टियों ने पूरी तैयारी कर ली है। लगातार
जो है 90 सीटों पर चिंतन मंथन हो रहा है और इसी के साथ साथ लगातार बैठकों का भी दौर जारी है। देखा हमने 16 जो है पिछले 16 तारीख में देश के गृह मंत्री अमित शाह भी जो है हरियाणा दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की और रणनीति बनाई, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 5 सीटों का नुकसान हुआ, उसके बाद से लगातार बीजेपी हर प्रकार से चिंतन मंथन कर रही है। अपने नेताओं को ये जो है संजीदगी के साथ बताया जा रहा है कि अब आप कार्यकर्ताओं से बात कीजिए, जमीनी हकीकत को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को नुकसान हुआ कई राज्यों में, वैसे ही लगातार अब जो है नुकसान होता हुआ भी नजर आ रहा है, जिसकी बानगी हमने हुए विधानसभा उपचुनाव में भी देखी। और ऐसे में ज्यादा नुकसान ना हो, इस वजह से हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले ही लगातार चिंतन मंथन किया जा रहा है। आपको बताते चले लगातार सभी पार्टियां पूरे फुल कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है। कांग्रेस भी देखिए 5 सीटें जीती, बीजेपी और कांग्रेस लोकसभा चुनाव में बराबर सीटें जीतने के बाद से अब जो कांग्रेस है वो फुल कॉन्फिडेंट में नजर आ रही है। और इसी के साथ साथ कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी देखिए प्रदेश भर में अब बड़ा अभियान चला रहे हैं, पदयात्रा किया जा रहा है और इसी के साथ साथ उसका नाम रखा गया है हरियाणा मांगे हिसाब। तो इस यात्रा के जरिए अब कांग्रेस पूरी तरह से बीजेपी पर हमलावर है। तो वही देखिए सरकार से पिछले 10 सालों का हिसाब मांग रही है और इसी के साथ प्रदेश सरकार पर निशाना साधने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा जा रहा है। लेकिन इस बीच आपको बताते चले कि कांग्रेस की तरफ से निकाले गए इस बड़े अभियान के बाद से अब जो है पलटवार भी देखने को मिल रहा है, जिस पर पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी ने देखिए प्रेस वार्ता की और उन्होंने इस जो है जवाब पर सवाल पर पलटवार किया। बेदी ने कहा कि पिछले 10 दिनों से कांग्रेस पार्टी के एक नेता है जो कि लगातार 10 सालों का हमसे हिसाब मांग रहे हैं, पहले कांग्रेस अपने 10 सालों का हिसाब तो दे। बेदी ने कहा कि सवाल वही उठा सकते हैं जिसके में जवाब देने की हिम्मत होती है। तो देखिए 2 महीने में ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं हरियाणा में और ऐसे में किस पार्टी की कितनी तैयारी है, क्योंकि हरियाणा चुनाव का जो दंगल है वो तैयार हो चुका है और इसी के साथ साथ हिसाब किताब पर भी वार पलटवार जो है शुरू हो चुका है। इस पर ही आज बातचीत करेंगे, जिसके लिए हमारे तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी से प्रवक्ता राजवीर रोहिला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इसी के साथ इनेलो से प्रवक्ता राजवंत डहीनवाल जुड़ चुके हैं और कांग्रेस से प्रवक्ता अंश वत्स जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सवाल राजवीर रोहिला आपसे करूंगी, क्योंकि देखिए महज 2 महीने का वक्त बचा हुआ है, ऐसे में लगातार देखिए कांग्रेस की तरफ से ये बड़ा अभियान चलाया जा रहा है हरियाणा मांगे हिसाब। तो ऐसे में आप क्या वो उस हिसाब का जवाब किस प्रकार से दे रहे हैं, आपकी क्या तैयारी है? जी नमस्कार प्रवक्ता साहब को मेरी राम राम और आपके दर्शकों को मेरी राम राम जी। नहीं, सवाल तो वो करेगा ना कि जो जवाब देने की तो 2014 में हरियाणा की जनता ने कांग्रेस पार्टी को जवाब दिया था, इनको सत्ता से बाहर करके, और ये किस चीज का जवाब मांग रहे हैं? जवाब होता है काम का, अपने काम लेके जाए जनता में, ये लोग जनता अपने आप जवाब देगी। हमने जो काम किया है तो हमारा काम लेके जाए, ये लोग जवाब अपने आप मिल जाएगा। कौन मना करता है? ठीक है, 2 दिन से अपनी यात्रा कर रहे, टूरिस्ट है, अपना घूम गए तो कोई बड़ी बात नहीं है यार। लेकिन जो 10 साल में कांग्रेस राज में हुआ है मैं उसकी छोटी सी कहानी देना चाहूंगा। मिर्जपुर में एक दलित पिता पुत्री को जलाया गया जिंदा, तो उसका 72 परिवारों को वहां से विस्थापित करके घर ला दिए। भारतीय जनता पार्टी ने उनको स्थापित किया, हिसार के नजदीक उन्हें घर बना कर दिए। इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों की सरकार में वो केस भी दबंग लोगों की वजह से दिल्ली से करवाने पड़े। ये था इनका राज, एफआईआर तक होती नहीं थी। मेरे पास पूरा डाटा है इनका, पर ये इनके राज में दलितों पर कितना अत्याचार हुआ। गोहाना में हत्या हो जाती है, उनके घर जोड़ा दिए जाते हैं, नेशनल लेवल पर वो मुद्दा बढ़ता है। क्या किया इन लोगों ने? कितना अत्याचार दलितों पर, ओबीसी पर कांग्रेस के राज में हुआ वो कभी नहीं हुआ था। और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा हर वर्ग का साथ दिया है। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान लेके घूम रहे हैं, इन्होंने कितना सम्मान दिया होगा, उनको हरवाया गया चुनाव में। ये बिल्कुल जाता है आर्काइव में, ये कोई छोटी बात नहीं है। आप जिनका संविधान लेके चल रहे हैं उनकी आदम प्रतिभा संसद में भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने लगाने का काम किया। तो ये है इनका दलितों से, ओबीसी से प्रेम। इन्हें सिर्फ सत्ता से प्रेम है, मैं कैसे भी करके 10 साल से तुम लोग सत्ता से बाहर हो और वही ड्रामेबाजी ये लोग कर रहे हैं।
इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, इनकी आपसी फूट है। अशोक तंवर इनके प्रदेश अध्यक्ष थे, उनका इन्होंने दिल्ली में जी। राजवंश जी आपके पास आना चाहूंगी। आप 10 साल का जो हिसाब आपके साथ मांगा जा रहा है 10 दिनों में। जी राजवंश जी, आपसे ये सवाल है कि जो 10 सालों का हिसाब 10 दिन में मांगा जा रहा है, आप पहले अपने 10 साल का हिसाब दीजिए। बीजेपी की तरफ से ये पलटवार है। देखिए, सबसे पहले तो बात ये आती है कि कोई भी व्यक्ति जवाब उसको देना होता है जिसकी जवाबदेही बनती है। आज पिछले 10 साल से अगर भारतीय जनता पार्टी शासन कर रही है, सरकार में बैठी है, तो निश्चित तौर पर जवाबदेही उन्हीं की बनती है। और कोई भी व्यक्ति कभी आपने कभी देखा है कि जो काम करता है उसी से तो पूछा जाता है कि आज आपकी ड्यूटी ये है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन आप हो, तो आप बताओ कि आज आपने क्या किया। तो पिछले 10 साल का हिसाब तो भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। और मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के माध्यम से पूछना चाहूंगा कि पिछले 10 साल में इनके पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है। कारण है क्योंकि इन्होंने किया कुछ भी नहीं है। और अगर सबसे बड़ी बात अगर इन्होंने किया है तो वो इस सरकार में कलम की बजाय लाठियां ज्यादा चली है। सबको पता है ये किसी से छुपी हुई नहीं है। किस प्रकार से इन्होंने किसानों को मारने का काम किया, किस प्रकार से इन्होंने सरपंचों को पीटने का काम किया, लाठियों से पीटने का काम किया। इन्होंने जो हमारे अग्निपथ की योजना के विरोध में युवा खड़े हुए थे उनको पीटने का काम किया। आशा वर्कर है, महिलाएं हैं, या हम ये और भी तो छोड़ो, इन्होंने जो अध्यापक हैं, गुरुजी हैं, इनको गुरुजियों को भी नहीं बख्शा, उन गुरुजियों को भी पीटने का काम किया जिनसे पढ़ लिख कर ये आगे बढ़ने का काम करते थे, उनको भी पीटने का काम किया। बात कर लो तो आपकी क्या तैयारी, क्योंकि बीएसपी के साथ आपका गठबंधन हो गया है। जी, मैं एक बार इसी बात पूरी कर देता हूँ, फिर उसके बाद में बीएसपी के गठबंधन की बता दूंगा। तो उसके बाद अगर इन्होंने जनता को लाइन में लगाने का काम किया तो वो इनकी उपलब्धि है। ये केवल और केवल हरियाणा के ऊपर इन्होंने केवल और केवल कर्जा बढ़ाने का काम किया है। वो उपलब्धि तो इनकी कुछ है ही नहीं। जो व्यक्ति अपनी उपलब्धि नहीं बता सकता वो दूसरों में कमी देखने का काम करता है, और आज यही हो रहा है। जब ये जिम्मेदार पद पर बैठे हैं तो स्वाभाविक है ये बताएंगे कि हमने क्या काम किया। अब रही बात इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की, तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने जो अब गठबंधन किया है, तो ये गठबंधन एक हरियाणा की जनता का एक विश्वास का गठबंधन है। क्योंकि हरियाणा की जनता ने देखा है कि किस प्रकार से पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा की जनता को परेशान करने का काम किया है, किस प्रकार से हरियाणा प्रदेश को 5 बार जलाने का काम किया है, किस प्रकार से नूह में दंगे भड़काने का काम इन्होंने किया है। तो ये हरियाणा प्रदेश की जनता भली बात ही जानती है। अब हरियाणा की जनता विकास चाहती है, वो ये चाहती है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़े, तरक्की करे, वो ये चाहती है, वो विकास चाहती है। ये बात करेंगे 2014 में इन्होंने कोई काम नहीं किया, ये बात कर रहे थे 2047 की बात कर रहे थे। 2019 में इनकी सरकार आई तो भी ये 2047 की बात कर रहे। अरे हम इनसे ये पूछना चाह रहे थे कि 2014 में, 19 में और अब 24 आ गया, आप अपने इन सालों की उपलब्धियों के बारे में बताएं। हमें 2047 का भारत नहीं देखना, हमें आपसे देखना है इंस्टेंट आप हमें क्या रिलीफ दे रहे हैं, हम उसके बारे में बताएं। कारण क्योंकि अब तो आपने कुछ किया नहीं है और अब हमें ख्वाब दिखा रहे हैं 2047 के। तो एक तो इनकी सबसे बड़ी नाकामी यही है। और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने जनता के बीच में रहकर उनकी सेवा करने का काम किया है, उनकी समस्याओं को सुनने का काम किया है। और अब हम उनकी समस्याओं से पूरी तरह से अवगत हैं, हमें यह पता है कि उनके समस्याओं का हल क्या करना है। उसी के तहत इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जो गठबंधन हुआ है, वो मजदूर, किसान, कमेरे, दलित और पिछड़े वर्ग का जो गठबंधन हुआ है, वो उनकी सोच को लेकर गठबंधन किया है, ताकि किस प्रकार से उन लोगों का विकास किया जाए, किस प्रकार से उनके बच्चे आगे बढ़े, किस प्रकार से उस समाज का विकास हो सके जो सदियों से पिछड़ा हुआ समाज है, उन समाज का किस प्रकार से विकास किया जा सके। उसी सोच को लेकर, किसान, कमेरे, मजदूर की सोच को लेकर एक नया जो आयाम स्थापित करने का काम चौधरी अभय सिंह चौटाला और कुमारी मायावती जी के जो सानिध्य में होगा, उस सोच को लेकर अब हरियाणा की जनता के बीच में हम जाने का काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि हमारे जो आगामी कार्यक्रम है, लोकसभा स्तर के कार्यक्रमों की हम अभी तैयारियां में चल रहे हैं कि वो कार्यक्रम तय होते ही उसके बाद जिला स्तर के कार्यक्रम और उसके बाद हल्का स्तर पर हम गांव-गांव तक, घर-घर तक हम पहुंचने का काम करेंगे। और हरियाणा की जनता को हमारे ऊपर विश्वास है। कारण है क्योंकि उनको पता है कि कौन व्यक्ति संघर्ष कर सकता है और कौन व्यक्ति एसी के बंद कमरों में बैठकर राजनीति करने का काम करता है, कौन देश को बांटने का काम करता है। आपकी तरफ से जो बड़ा एक अभियान चलाया जा रहा है हरियाणा मांगे हिसाब, और बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो भी हिसाब है वो सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, सब कुछ जनता देख रही है। हरियाणा में तमाम काम हुए, हर विकास के एंगल से जो है जितने भी काम होने चाहिए सब हो रहे। तो आप किस हिसाब की बात कर रहे हैं, कौन से हिसाब मांगा जा रहा है? मैं बता देता हूँ वो हिसाब कौन सा है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हिसाब मांगना नहीं आ रहा। हिसाब अगर मांगे तो उनसे ये पूछे कि जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हरियाणा में मुख्यमंत्री थे, उस समय जो खजाना था वो पलस में था। ये सबको पता है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपना शासन छोड़ के गए तो 1,10,000 करोड़ का कर्जा था। और आज कर्जा कितना है?
चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के शासन में जो काम हुए उन कामों को आज तक ये रिपेयर तक नहीं करा पाए, उनको मरम्मत तक नहीं करा पा रहे। जो उपलब्धियां चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की थी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनको नहीं कर पाए, और आज उसके बाद 10 साल तक फिर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, वो भी नहीं कर पा रहे काम के। जिस प्रकार से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला गांव गांव जाकर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम लगाते थे, गांव वालों से ये पूछते थे कि आपकी समस्या बताओ, आपको कितना पैसा विकास के लिए चाहिए, आपको विकास के लिए पैसे देंगे। उस समय में गांव में विकास होता था, उस समय सड़कें बनती थी, गांव में चौपालें बनती थी, गांव में नालियां बनती थी। वो काम आज तक एज इट इज बना हुआ है। कारण क्या है कि उनकी काम तो हो गया, लेकिन उनको रिपेयर कराने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है। अगर इतने पैसे खर्च करने के बाद भी वो जो काम जो पुराने जमाने के हुए पड़े थे, पुराने समय में जो काम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सोच ने किया था, वो काम भी आज भी किस प्रकार से खंड बने जा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सरकार की नाकामी है। सरकार केवल ढकोसला करती है, दिखावा करती है। हरियाणा की जनता को अगर कोई काम चाहिए था तो वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के शासन में हुआ था। उसके बाद तो केवल और केवल राजनीति करने का काम करते हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने का काम करते हैं। आज भी भारतीय जनता पार्टी का दायित्व ये बनता है कि वो जनता के बीच में जाकर ये बताए कि हमारी उपलब्धि ये है, आप उपलब्धियों के नाम पर हमें वोट देने का काम करें। लेकिन आप देखना 2019 के चुनाव में या 2024 का लोकसभा चुनाव में इन्होंने कहीं पर अपनी उपलब्धि बताई हो तो मेरे को बता देना। इससे जो अगला जो मेरा जो नंबर आएगा तो मैं आपको ये बताऊंगा कि सरकार ने क्या क्या वायदे किए थे और उन वायदों पर कितना खरा उतरे। कि अगर इतना विकास काम किया गया तो फिर जो है धरातल पर क्यों नहीं दिखता है, और फिर जो है जब काम ही नहीं हुआ है तो लाखों करोड़ रुपए के कर्ज कैसे हो गए? वही चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ। जब इतना काम अगर इन्होंने कह रहे हैं कि हमने काम किया है तो किस प्रकार से 4.25 करोड़ का कर्जा हुआ है, वो इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थे। जी राजवीर जी जवाब दीजिए। ना तो बारी आई वही जवाब दे रहे हैं, वही सवाल पूछ रहे हैं, फिर राजवीर जी के पास चले गए। आपकी सवाल अंश जी, आपकी सवाल मैं राजवीर जी से कर रही हूँ। जैसे आपने बोला कि लाखों करोड़ रुपए के कर्ज हैं, तो सवाल भी मैं उनसे ही पूछूंगी कि आपके तरफ से कहा जा रहा है कि काम हुए नहीं और जो है लाखों करोड़ रुपए के कर्ज हो गए। राजवंत जी बोल रहे थे, मैंने तो बोला ही नहीं अभी तक। जी मैं कह रहा हूँ राजवंत जी बोले जा रहे थे, मैंने तो अभी तक बोला ही नहीं है। मैंने आपसे बोला था ना, क्या मैंने आपसे सवाल भी किया था अंशु जी की जो है आपके... उन्होंने जवाब दिया, मैं वही तो कब से बोल रहा हूँ। जी जवाब दीजिए, बोलते रहिए, जवाब दीजिए आप अंशु जी, जवाब दीजिए। जी भाजपा किस हिसाब से जब आज हम पदयात्रा कर रहे हैं और पदयात्रा करके भाजपा से सवाल पूछने का काम कर रहे हैं कि बीते 10 सालों में आज हरियाणा प्रदेश में जहां पर इनकी डबल इंजन की सरकार है वहां पर आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्यों है? आज हरियाणा में 2 लाख सरकारी पद खाली क्यों है? आज हरियाणा में 30 से ज्यादा पेपर लीक क्यों हुए? आज हम इनसे बेरोजगारी का सवाल पूछते हैं तो इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब इनके नेता बैठते हैं तो इनको जवाब देना चाहिए कि हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्यों है। जो इन्होंने 2014 का चुनाव, इन्होंने चाहे देश की बात हो, लोकसभा में या फिर विधानसभा की बात, उन्होंने बेरोजगारी पे ये बहुत इन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे कि बहुत हुई बेरोजगारी की मार अब की बात मोदी सरकार। तो आज आपकी डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी पूरे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में क्यों है? ये सवाल आज हरियाणा मांगे हिसाब से कांग्रेस पूछ रही है, आपको इसका जवाब देना चाहिए। लेकिन आप इसके जवाब नहीं दे रहे हो। आप इसका जवाब नहीं दे रहे हो कि आज हरियाणा में महंगाई सबसे ज्यादा क्यों है? आज सिलेंडर के दाम 1000 रुपए पार क्यों कर गया? आज पेट्रोल डीजल जो है उनके दाम 100 रुपए पार क्यों कर गए? इसका सवाल जो है आज कांग्रेस पार्टी पूछ रही है हरियाणा मांगे हिसाब से, लेकिन इसका जवाब भाजपा के प्रवक्ता आज नहीं दे पाएंगे। वो तमाम बातें करेंगे लेकिन इस बात का जवाब नहीं देंगे कि महंगाई से सबसे ज्यादा बढ़ी है। इसका जवाब नहीं देंगे कि आज हरियाणा जो है वो सबसे ज्यादा असुरक्षित प्रदेश की बना हुआ है। इसका जवाब वो नहीं देंगे कि आज क्यों तमाम आज इनके नेता भी, चाहे वो बात हो राव इंद्रजीत सिंह जी, वो ये बात कहते हैं कि हरियाणा में जो है वो सबसे ज्यादा असुरक्षित प्रदेश है। इनके सरकारी आंकड़े कहते हैं, इत्यादि के आंकड़े कहते हैं कि हरियाणा और दिल्ली ये 2 ऐसे सबसे ज्यादा असुरक्षित प्रदेश महिलाओं के लिए पूरे देश में। तो जिस प्रदेश से इस देश के प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, उसी प्रदेश में अगर महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा अपराध हो रहे हैं, महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहे हैं, इनके मंत्री पे, इनके विधायक पे अगर यौन उत्पीड़न के मामले चल रहे हैं तो उनको शर्म आनी चाहिए। इसका ये जवाब नहीं देंगे, ये इस बात का जवाब नहीं देंगे कि आज हरियाणा में घोटाले पे घोटाले क्यों हो जा रहे हैं। चाहे वो बात हो माइनिंग घोटाले की, चाहे वो बात हो धान घोटाले की, चाहे वो बात हो शराब घोटाले की, इतने सारे घोटाले पे घोटाले क्यों हो जा रहे हैं, इस चीज का वो जवाब नहीं देंगे। जवाब दीजिए। महंगाई, बेरोजगारी, घोटालों और कर्ज को लेकर लगातार देने की जरूरत है, लेकिन इस बात का जवाब नहीं देते हैं
वो सिर्फ और सिर्फ इधर उधर की बातें करने का काम करते, इस देश की जनता को, हरियाणा की जनता को बरगलाने का काम करते हैं। आपने एक चीज देखा कि 2 युवा नेता थे, एक आदरणीय राहुल गांधी जी थे, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा करके भाजपा से सवाल पूछे, भारत जोड़ो न्याय यात्रा करके सवाल पूछे। भाजपा की केंद्र की सरकार जो है वो उससे डर गई, उनको तमाम रोकने की कोशिश की, उनको जवाब देने की बजाय, राहुल गांधी जी को और उनके सवालों को जवाब देने की बजाय वो बातें कर रही थी उनकी टी शर्ट पे, वो बात कर रही थी अलग अलग बातों पे, लेकिन इस बात का जवाब नहीं दे रही थी कि महंगाई, बेरोजगारी, किस प्रकार से पूरी इस देश की संपत्ति अडानी अंबानी को सौंपी जा रही है, उसमें इन्होंने जवाब नहीं दिया। उसी प्रकार से अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा में एक युवा नेता जितेंद्र सिंह हुड्डा जी, जो एक पदयात्रा कर रहे हैं, पदयात्रा करके भाजपा से तमाम मुद्दों पर सवाल पूछ रहे हैं, उसमें उनका जवाब लेने की कोशिश कर रहे हैं और भाजपा फिर घबरा चुकी है और इन बातों का, इन सवालों का जवाब देने की बजाय वो इधर उधर की बातें करती है। ये बड़ी संविधान की बात कर रहे थे, आप किस मुंह से संविधान की बात कर रहे थे? जब इस देश में संविधान आया था उस समय पे आपके ही आरएसएस ने अपने मुखपत्र में 30 नवंबर 1949 में उन्होंने कहा था, उन्होंने संविधान का विरोध किया था और उन्हें मनुस्मृति का उन्होंने समर्थन किया था। की लिस्ट और आप यहाँ पे संविधान की बात करते हो। जवाब देंगे जी राजवीर जी, जवाब दीजिए। महंगाई को लेके और इसी के साथ घोटालों को लेके, बेरोजगारी को लेकर तमाम सवाल के जवाब क्यों नहीं देते हैं आप? सपना जी, मैं आपके माध्यम से इस भाई से कहना चाहूंगा, भाई आपने अलग अलग घोटाले हुए हैं तो आप जांच के लिए एप्लीकेशन क्यों नहीं देते? आपको सबूत लाके क्यों नहीं देते? ये डिबेट में ठीक है, आप बोल सकते हैं, लेकिन दरअसल में आपको कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि सारा काम ट्रांसपेरेंट हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की नायब सैनिक की सरकार और मनोहर लाल की सरकार ने लगातार 10 साल जनता की सेवा की है, जनसंवाद किए हैं, भारत विकसित यात्रा के माध्यम से जानकारियां दी गई है, लाभार्थियों को जोड़ा गया है, 14 लाख राशन कार्ड आपने नहीं बनाए, हमने बनवाए हैं, ठीक है ना। आप लोगों ने जो राज बना उसको 10-20 हजार रुपए देकर पेंशन बनती थी, 10-20 हजार देकर राशन कार्ड बनते थे, जबकि वो सारे काम जो अंत्योदय के भाव से भारतीय जनता पार्टी की नायब सैनिक की सरकार और मनोहर लाल की सरकार ने किए, वो सारे घर बैठे हुए लोगों के, ठीक है ना। तो आप ये बात कह सकते, कोई बात नहीं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मिर्चपुर में जो वहां पर 35 दलितों पर कुछ चिन्ह जलाया गया, उन लोगों ने 272 उनके घर जलाए गए, उन लोगों को न्याय के लिए दिल्ली के शिफ्ट करवाना पड़ा आपके राज्य में, क्योंकि दबंगों का दबाव था, वो दबाव किसका था? वो गरीब सरकार का था। आपके राज्य में FIR तक दर्ज नहीं होती थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 0 FIR का प्रावधान किया। विवाह सगुन योजना थी और बहुत सी योजनाएं चलाई है जिनका लाभ नहीं लगा, जिनका डाटा कोर्टों में पड़ा है, क्योंकि सारा काम ट्रांसपेरेंट है भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन आप लोगों ने तो लूट और खसोट की राजनीति की थी, तो CNU गैंग तैयार किया था, उस गैंग को रिजेक्ट कर दिया और आज भी आप लोगों के साथ वही लोग घूम रहे हैं जिन लोगों ने मनाई खाई थी आपके साथ। कोई भी कार्यकर्ता नहीं है, कुछ नहीं है, न संगठन के नाम तो आपके पास। हाँ, चलाओ के बड़ी फोट लेके आप चल रहे हैं, मुझे आपके हर वक्त में देखती है जो मतलब है, जिनको जनता ने 2014 में घर में खाने का काम किया था। रही बात रोजगार की, आप अपना पत्र लाए, जनता ने आपने कितने पक्की नौकरियां दी? हम देंगे 1,40,000 नौकरियां दी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, और पक्की नौकरियां ये संख्या और भी ज्यादा हो सकती थी अगर आपका भर्ती रहो तो ज्ञान स्वामी देवेंद्र करके अपनी पार्टी के अंदर तो वो अगर वो बार बार कोर्ट में जाता, ये पर्चे कोर्ट में ना जाती तो कहीं ना कहीं मतलब और ज्यादा नौकरियां होती। रही बात इन लोगों की, भाई आपकी दुकान बंद हो रही है, 20 साल से सत्ता से बाहर हो, 20 साल में तो कितनी बदल गया है। अगर आप इतने अच्छे होते, 26% की पार्टी 1% पर आकर खड़ी ना होती, जो आप लोगों ने किया पूरे हरियाणा में भुगता है, चाहे वो कंडिला हो चाहे और भी बहुत सी बातें हैं। जो 32 जो आपने नौकरियां दी थी वो जेल काट के आए आप लोग, आपके नेता। वो आजादी की लड़ाई में नहीं गए थे वो लोग, ठीक है, उन्होंने भ्रष्टाचार किया था। आपके नेता पे आय से अधिक संपत्ति के मामले चल रहे हैं। वो जो हरियाणा से की जनता से जुड़ता है पैसा है, जो कौन सा हिसाब मांगोगे आप उनसे? आप लोगों ने जो किया था वो बताओ जनता को। जी अंश जी बोलिए, कहना चाहता हूँ, इन्होंने भाजपा के प्रवक्ता ने, भाजपा के मंत्री नेताओं ने तमाम नौकरी को लेकर तमाम अपने झूठे वादे किए। यहाँ तक कि यहाँ पे भी ये नहीं रुके, इस देश के प्रधानमंत्री तक झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं जब बात आती है नौकरी के सवाल पे।
अगर आपको इतने ज्यादा नौकरी के मुद्दे पर, अगर आप इतने ज्यादा अपने आप की बड़ी बड़ी ढींगे हाँकते हैं, तो आप इस चीज का जवाब दीजिए। हरियाणा में 2 लाख सरकारी पद खाली क्यों है, जो आपने बीते 10 सालों में भरने का काम नहीं किया? इस देश में 60 लाख सरकारी पद खाली क्यों है, इस बात का आप जवाब नहीं देंगे कि आपने बीते 10 सालों में उनको भरने का काम क्यों नहीं किया। आप इस बात का जवाब नहीं देंगे कि हरियाणा में पिछले 30 पेपर लीक के मामले क्यों आए हैं। अभी हाल फिलहाल में हमने सबने देखा कि नीट का पेपर लीक हो जाता है, और नीट के पेपर लीक जो जहाँ पे होता है, हरियाणा के झज्जर में एक सेंटर था जहां पर वहां की प्रिंसिपल, वहां के कर्मचारी सबके सब भाजपा के भाग के पदाधिकारी थे। तो आप इस बात का जवाब नहीं देंगे कि आपके राज्य में इतने सारे पेपर लीक ही हो रहे हैं। आप इस बात का जवाब नहीं देंगे कि हम सबने देखा कि अगर आपने इतनी सारी नौकरियां दी है तो किस प्रकार से, चाहे वो बात है गुजरात में, वहां पे रेलिंग टूट गई, इतने लोग आवेदन करने चले गए। मुंबई में वहां पे एविएशन के लिए इतने लोग चले गए, वहां पे भसड़ मच गई, इतने लोग वहां पे आवेदन करने चले गए। इतनी ज्यादा अपने देश में बेरोजगारी बढ़ा दी है। बेरोजगारी दर जो हमारे कांग्रेस के साल कार्यकाल में थी वो सबसे कम थी, और आपके कार्यकाल में सबसे ज्यादा है। 43% है आपके कार्यकाल में बेरोजगारी दर। इस बात का जवाब नहीं देंगे। हरियाणा, आपके सरकारी आंकड़े के हरियाणा पूरे देश में बेरोजगारी में सबसे ज्यादा है। अगर आपने नौकरी दी है तो हरियाणा सबसे ज्यादा बेरोजगारी में अव्वल क्यों है, इस बात का जवाब दीजिए। लेकिन इन सब बातों का जवाब वो नहीं देंगे, वो इधर उधर की बातें करेंगे। उन्होंने महंगाई को लेकर एक बात भी इन्होंने बात नहीं की कि जब उन्होंने 2014 का चुनाव महंगाई के नाम पर लड़ा था कि बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बात मोदी सरकार, और पेट्रोल डीजल के दाम इतने ज्यादा क्यों बढ़े, इस बात का इन्होंने जवाब नहीं दिया। इन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया कि किस प्रकार से आज महिलाओं के ऊपर हो रहे अपराध में आज हरियाणा सबसे ज्यादा अव्वल क्यों है। ये आपके इंतजामी के आंकड़े हैं, ये कांग्रेस पार्टी के आंकड़े नहीं है। इस बात के इन्होंने जवाब नहीं दिया। तो ये सवालों का जवाब देने से बचते हैं और इधर उधर की बातें करते हैं। आपके सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले राजवंश जी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि देखिए अब किसानों ने भी ऐलान कर दिया है कि वो सभी की सभी सीटों पर जो है चुनाव लड़ेंगे। और देखिए तमाम पार्टियों ने भी बड़े बड़े दावे के साथ अब चुनावी मैदान में उतर गई है। बात करें इनेलो की, तो वो ऐसा कौन सा मुद्दा है जो कि जनता के बीच जा रही है लेके, और क्या अभी फिलहाल उन्हें कितना समर्थन मिल रहा है, क्या तैयारी है? राजवंश जी आपके पास, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी जी, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? जी जी, मैं ये चीज मैं बताना चाह रहा था सपना जी कि जिस प्रकार से जो तैयारी के बारे में बात चल रही है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और उसके कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहते हैं, हमेशा फील्ड में रहते हैं। उन्होंने कभी घर बैठकर आराम नहीं किया। और जो तैयारियों के बारे में आप हमारे से पूछ रहे हैं कि जनता की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का किस प्रकार से समाधान हो, चौधरी अभय सिंह चौटाला, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व में हमने यही सीखा है कि जनता की समस्याओं को किस प्रकार से समाधान कराने का काम किया जाए, उसके लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं। और जो हमारे भाई अभी कह रहे हैं कि हमने काम किया, मैं एक तो इनसे सवाल ये पूछना चाहूंगा, ये बार बार भ्रष्टाचार की बात करते हैं, भ्रष्टाचार में ये 0 टॉलरेंस की बात करते थे, लेकिन इनको ये नहीं पता या ये ध्यान नहीं है कि जिन लोगों के साथ 4.5 साल आपने सरकार चलाई, वो किस जुर्म में अंदर गए थे। जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला तो सजा याफ्ता बता रहे हैं, लेकिन चौधरी अजय सिंह चौटाला के साथ सरकार चलाई, वो सजा याफ्ता नहीं थे। मतलब एक हाथ से ले रहे हैं, वो नहीं दिख रहा है इनका, लेकिन ये इनकी समस्या है। कारण क्या है कि अपने आप को साफ साफ दिखाना चाहते हैं। भ्रष्टाचार की बात इनसे कहा, राजवीर जी कुछ कहना चाह रहे हैं? आप रजिस्ट्री घोटाला हुआ, मेरी बात एक बार सुन लीजिए। जिस प्रकार से रजिस्ट्री घोटाला हुआ, कोरोना के समय में हुई थी, तब इनको ये नहीं नजर आया कि 75,000 रजिस्ट्रियां कैसे हुई। उस समय ये भ्रष्टाचार नहीं हुए थे। नगर निगम फरीदाबाद में 180 करोड़ का घोटाला हुआ, वो इनको नजर नहीं आया। नगर परिषद फरीदाबाद, नगर परिषद भिवानी में घोटाला हुआ, वो इनको नजर नहीं आया। गुड़गांव में घोटाला हुआ, वो नजर नहीं आया। रेवाड़ी नगर परिषद में घोटाला हुआ, वो इनको नजर नहीं आता। पूरे हरियाणा में घोटाला चल रहा है। और भी छोड़िए, सबसे बड़ी बात, अभी एक ताजा घटना आई थी, सहकारिता विभाग में एसीबी चीफ शत्रुजीत कपूर ने 100 करोड़ का घोटाला बताया। इनके मंत्री बनवारी लाल का नाम सामने आया। एसीबी चीफ तो कहते हैं कि 100 करोड़ का घोटाला हुआ, वहीं पर इनके पूर्व में मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर जी कहते हैं घोटाला नहीं हुआ। 8.8 करोड़ का जो घोटाला सामने बताया। एसीबी चीफ कहते हैं 100 करोड़ का घोटाला, और मनोहर लाल खट्टर जी कहते थे, बोला नहीं 8.8 करोड़ का घोटाला हुआ है। अब ये दोनों में किस प्रकार के जो ये डिफरेंसेज है, दोनों की बातों में किस प्रकार के डिफरेंस है, ये अपने आप को देखने वाली बात आती है। ये कहते हैं कि हमने रोजगार देने का काम किया है। सपना जी मैं बताऊंगा, ये कहते हैं रोजगार देने का काम किया है।
आज के ही अखबार में 22,000 पद पुलिस विभाग में खाली पड़े हैं। इनके अगर स्कूलों की बात करें तो स्कूलों में अध्यापक नहीं है, ये इनको भी पता है। 34,000 स्कूलों में अध्यापकों की कमी है। अगर यूनिवर्सिटी में बात करें तो इनसे पूछे यूनिवर्सिटी में इन्होंने भर्ती कब की थी। अगर कॉलेजों में बात करें तो कॉलेजों में प्रोफेसर नहीं है, कॉलेजों में प्रिंसिपल तक नहीं है, वहां पर प्रिंसिपल और लेक्चरर्स के पद खाली पड़े हैं। और ये कहते हमने भर्ती की है। अगर इन्होंने भर्ती की होती तो आज यहाँ पर पद खाली नहीं पड़ते। डॉक्टर के पास जाते हैं तो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नहीं मिलते, डॉक्टर के पद खाली पड़े हैं। ये कैसे काम कर रहे हैं? इससे पहले और एक बड़ा घोटाला हुआ। इन्होंने तो फर्जी भर्ती दिखाकर बच्चों का और घोटाला किया। सरकारी स्कूलों में उनकी छात्रवृत्ति का भी घोटाला करने का काम इन्होंने किया है। और ये अपने आप को कहते हैं कि हमने काम किया है। एक्सपीएससी में ये अपने आप को कहते हैं कि हमने बिना फर्जी और बिना पर्ची के काम करने का काम किया। इनके एक्सपीएससी में करोड़ों रुपए पकड़े गए, नहीं पकड़े गए, यहाँ भी इस चीज का गवाही देंगे। मेट्रो की बात ये करते थे कि हमने विकास का काम किया। हरियाणा में मेट्रो का कहीं सिंगल पिलर अगर बढ़ाकर दिखाया हो तो हमारे बात करें। इन्होंने कोई नई इंडस्ट्री लाने का काम किया तो हमारे से ये बात करें। कोई बिजली का एक नया प्लांट लगाने का काम किया तो हम इनकी बात मानने को स्वीकार करते हैं। कोई काम तो ये बताए। इसके बावजूद अगर ये कहते हैं कि वहां पर भ्रष्टाचार, वहां पर ये बातों से कुछ नहीं होगा। आपको रिकॉर्ड की बातें बतानी पड़ेगी। जमीन पर बोलिए राजवीर जी, बोलिए कि आपने काम क्या किया। और एक छोटी सी बात और बता राजवंश जी, 1 मिनट, वो आपके सारे सवालों का जवाब दे रहे हैं। जी राजवीर जी बोलिए। पहले आप अपना जवाब थे कानून व्यवस्था की बात में एक राजवंश जी मैं लौटूंगी आपके पास। राजवीर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जी बोलिए। इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात की। हर जिले में पीजीआई बनने लगा है, ये दिखाई नहीं देगा। 12 नेशनल हाईवे। अरे रुको भाई, जेल में आके देख लेना, तो जेल में आके देख लेना, जेल में आके देख लेना। आप छोटू बात सारा में जिला बन रहा है। आप लोगों ने कब्जे किए हैं, कभी जमीनों पर कब्जे किए, लोगों बिल्डिंगों में कब्जे किए। आप लोगों की जो सफलता थी वो पूरे घरों ने देखी, वो भुगती है। जो सफलता थी, जो महल में जो मर्डर हुए, जो कंडेला में जो गोलियां चलाएगी, आपका जो जंगल राज था पूरे हरियाणा ने देखा। और 20 साल से आपको कई ठिकाने लगा रखे हरियाणा की जनता ने, और आपका पक्का इलाज करेगा हरियाणा दोबारा फिर आने वाले समय में। राजवीर जी, अगर आपकी तैयारी इतनी है या फिर अगर आपने सारा काम किया तो आखिर 7 सीटों का नुकसान कैसे हो गया लोकसभा में? सपना जी, हमारी पूरी तैयारी है। और जो हमें 5 सीट लूज गई है वो हम बिल्कुल मानता हूं मैं। हमने 5 सीट लूज गई है, कुछ हमारी कमी रही है, लेकिन अरे रुक जा भाई, रुक जा मेरा, एक भी सीट कोई आने तारी, रुक जा, कोई फायदा को नहीं। भारी मतलब की बात करते थे। 400 पार की बात करते कैसे लगा दिया? 13 बजे टिकट दिया तारी हमारी कोई गिनती नहीं है, लेकिन आप जिनकी सवाल पूछ रहा हूँ, सवाल पूछ रहा हूँ। आपकी तो गिनती है ना, आपने 5 सीट कैसे गई वो बता दीजिए। वो बता दीजिए। राजवंश जी 1 मिनट, उन्हें राजवीर जी अपनी बात। तो हमने 5 सीट लॉस की। हमने उन कमियों में अपना मंथन किया पूरा। पार्टी ने नेता से बूथ सफर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक बात हुई, और बाद में निकला कि जो इन्होंने संविधान का एक बदलाव किया था, संविधान बदल देंगे, आरक्षण कर देंगे, वो प्रोपेगेंडा पूरा इंडी गठबंधन ने चलाया। और उस प्रोपेगेंडे की वजह से कहीं ना कहीं हमें उन सीटों का नुकसान हुआ। लेकिन वोट शेयर हमारा प्रॉपर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत इनसे ऊपरी आदमी हमारा वोट शेयर। लेकिन हमने जनता में ये बताने में कामयाब है कि ये इनका प्रोपेगेंडा था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नायब सेना की सरकार ने पहले 8% ओबीसी में बैकवर्ड एक पंचायती राज और नगर निकाय में दिया। अब अमित शाह जिस दिन आए थे उस दिन वो घोषणा करके गए हैं कि बैकवर्ड बी में 5% दिया जाएगा। और कल परसों ही मुख्यमंत्री जी ने अग्निवीरों के लिए एक बड़ी योजना लॉन्च की है 10% आरक्षण की। तो कहीं ना कहीं ये चीजें साबित करती है, अगर आरक्षण और संविधान की कोई जरूरत पड़ती है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है, नरेंद्र मोदी जी है। तो इनका प्रोपेगेंडा तो वो फैल हो रहा। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की आज भी हमारे जो प्रभारी हस्ती दुनिया की सोनीपत में उन्होंने मीटिंग ली है, 3-4 दिन का प्रभार उनका, तो आज जिले में जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे कार्यकर्ताओं में गुस्से का माहौल है। जो हमें डिमोनेट करने की कोशिश थी, झूठे प्रोपेगेंडा लगा के, वो चीजें हमने समाप्त कर दी। और आने वाले समय में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है हरियाणा में।
राजवीर जी, सवाल ये भी है कि देखिए महज 2 महीने का वक्त बचा हुआ है विधानसभा चुनाव होने में। ऐसे में लगातार जो है अब सौगातों की जो बौछार की जा रही है, लगातार बैठकें हो रही है। अमित शाह भी देखिए 2 बार आ चुके हैं। कहीं ना कहीं खलबली दिख रही है, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि विपक्ष जो है टक्कर देता हुआ नजर आ रहा है। हमारी पार्टी से कोई नहीं जा रहा, हमारी पार्टी में लोग ज्वाइन कर रही है। आप हर जिले में जाना है, हर की रिपोर्ट दे दूंगा आपको मैं, कोई नहीं ज्वाइन करे। अब ये देखिए इनके सारे एमएलए भागे, लेकिन पदाधिकारी भाग्य दुकान खाली होगी, लेकिन बैठे मतलब थोड़ा ये करते हैं हमें, हम तो रात में सरकार बना देंगे, लड़की सरकार में गिर जाएंगे। होमगार्ड में कुछ नहीं, सही ड्रामा किया जाए, ये कभी लेके रोड पर आगे थे, वो भी हमने पूरा देखा है इनका। तो कहीं ना कहीं हमारा मुकाबला तो छीन लिया गया ना, कांग्रेस ने तो 5 सीटें छीन ली ना आपसे लोकसभा में। हाँ बिल्कुल छीन लिया, एक्सेप्ट करते हर को सुविधाएं भी तो करते हैं हम लोग। हमारे हमने काम किया लोगों ने, वहाँ काम आ रहे वो सीटें दिखाएंगे। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी केंद्र आधारित पार्टी है, कार्यकर्ता की पार्टी है। जी बोलिए, अंश जी कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। सवाल पूछना चाहता हूँ जी। इन्होंने अगर इतने ही सारे अच्छे काम किए थे इन बीते 9.5 सालों में, तो उन्होंने ऐन वक्त पर उन्होंने अपना मुख्यमंत्री बदला। अगर उनको महसूस हुआ कि मनोहर लाल खट्टर जी हरियाणा के लिए सही मुख्यमंत्री नहीं है, अगर जनता उनसे इतनी ज्यादा नाखुश है, तो 9.5 साल उन्होंने हरियाणा की जनता पर ऐसे मुख्यमंत्री को थोपने का काम क्यों किया? आज हरियाणा की जनता उनसे ये सवाल पूछ रही है, और इसी वजह से आपकी इंकारी नीतियों की वजह से हरियाणा की जनता ने आपको सबक सिखाने का काम किया है। आपने बात की कि आपने मंथन किया कि आपने 5 सीटें क्यों लूज की, इसको लेकर हमने देखा कि भाजपा का पूरा फोकस इसी चीज पे है, इन्होंने सीटें कहां गवाई। उत्तर प्रदेश में उन्होंने इनकी मीटिंगों का दौर चला जा रहा है कि इन्होंने वो इतनी सारी सीटें कैसे गवा दी। महाराष्ट्र में दौर चला जा रहा है, हरियाणा में ये दौर चल रहा है, लेकिन इस चीज पर उन्होंने मंथन नहीं किया कि हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, हरियाणा में कानून व्यवस्था चौपट की हुई है। इस चीज को लेकर ये मंथन नहीं करेंगे, क्योंकि इनका जो पूरा एजेंडा है वो इसी चीज पर केंद्रित है कि बस हमारी सरकार बनी रहे, हमारी सरकार चलती रहे। इसके लिए चाहिए बड़ी संविधान की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन इसके लिए किस प्रकार से आधी रात को जब अमलों को खरीद दिया जाता है, संविधान के जब लोकतंत्र को उन्होंने जब उनका खत्म करने का काम किया है, तब उनको संविधान की दुहाई याद नहीं आती है। इन्होंने बात की कि भाजपा जो कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस जो है वो संविधान बदलने का हमने एक प्रोपेगेंडा किया है। सारे आपके नेता, चाहे वो बात आपके मेरठ के प्रत्याशी अरुण गोविल जी, चाहे वो बात आपके अयोध्या के प्रत्याशी नल्लू सिंह जी, चाहे आपकी बात हो राजस्थान की ज्योति मिर्जा जी, चाहे वो बात आपकी राजस्थान की उप मुख्यमंत्री जो वो सभी लोग ये बात कर रहे थे कि आप हमें 400 सीटें दे दीजिए, हमें आरक्षण खत्म करना है, आप हमें 400 सीटें दे दीजिए, हमें संविधान बदलना है। उसके बाद आपको कांग्रेस पर सवाल उठाते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। और मैं इनसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं कि आपने जो ये बड़ी आपने यहाँ पर बात की है संविधान को लेकर, तो जब देश के किसान जब दिल्ली जाना चाहते हैं तो आप उनके सामने उनके रास्तों पर बैरिकेडिंग बिछाने का काम भी करते हैं। अगर वो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका संवैधानिक अधिकार है, उनका मौलिक अधिकार है कि वो प्रदर्शन करे, वो सरकार से सवाल पूछे, अपने अधिकारों के लिए लड़े। और अगर आप उनको बैरिकेडिंग बिछाने का काम करते हो तो आप किस मुंह से आप संविधान की बात करते हो, आप किस मुंह से संविधान की दुहाई देते हो, आप किस मुंह से संविधान की दुहाई देते हो? जब इस देश में महिला पहलवानों को जनता जनता पर रौंदा जाता है, इस देश के प्रधानमंत्री जब वो जीत कर आती है तब तो उनसे बड़े अच्छे से मिलते हैं, उनको अपने घर पे चाय नाश्ते के लिए बुलाते हैं। लेकिन जब वही महिला पहलवान जो हरियाणा की बेटी है, जिन्होंने हरियाणा का नाम ऊंचा किया है, जब वही महिला पहलवान इस देश के प्रधानमंत्री के सामने अपनी बात रखती है, वो कहती है कि भाजपा की एक सांसद ने उनके साथ यौन उत्पीड़न किया है, तो वो प्रधानमंत्री जी इस देश की महिला पहलवानों से मिलते नहीं है। और प्रधानमंत्री जी तक को छोड़िए, भाजपा की एक भी महिला सांसद, एक भी महिला मंत्री तक नहीं मिली उनसे। बोलिए राजवीर जी, तमाम तरह के देखिए आरोप भी लगाए जा रहे हैं, यहाँ तक कि अब जो किसान भी आपके राज्य में लगातार परेशान हुए और उन्हें जो है बैरिकेड्स लगाकर उन्हें हर तरह से प्रताड़ित किया गया। तमाम मुद्दों का भी जिक्र किया, अंश जी ने जवाब दीजिए। लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन में एक पड़ता है और ये समस्त लोकतंत्र की पहचान है। मैं मेरे भाई में एक बात पूछना चाहूंगा, मुख्यमंत्री को 3 करोड़ जनता का ख्याल है,
ठीक है ना, मुख्यमंत्री सबके हैं, वो किसानों के लिए, वो मजदूरों के लिए, वो शोषितों के, वंचितों के, उन्हें सबकी सत्ता की चिंता है। तो ये जो प्रशासन का जो काम है वो कर रहा है अपना। लेकिन आपने रोजगार की बात की, अरे भाई कुछ यार क्रांति घर कर लियो, कहता है कि आप क्रांति घर कर लिया तो सुन लो आप, मैं नहीं सुनता आपकी बात। हाईकोर्ट ने आपके मुंह पे, भाजपा के मुंह पे एक हफ्ते के भीतर रोजगार मेलों के माध्यम से हमने 33,000 लोगों को सक्षम बनाया। जो रोजगार मेले मुख्यमंत्री जी ने लगवाए थे, हर जिले में, हर ब्लॉक में लगे हुए 33,000 लोगों को सक्षम बनाया। ये ऑन रिपोर्ट आता है। ये हमको कब 7 महीने लगे थे, इसमें 35,000 लोगों को सक्षम बनाया गया। टेंडर में लिया, स्टार्टअप में लिया, लाखों लोगों को लाभ दिया गया। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लोगों को सक्षम बनाया गया। सक्षम योजना से लोगों को, युवाओं को थोड़ा सा अनुदान दिया गया, पढ़ाई को भी जारी रख सके। तो ऐसे लाखों युवाओं को, लाखों लोगों को सक्षम बनाने का काम इस नारायण खेड़े की सरकार और पूर्व में मनोहर लाल जी की सरकार ने 10 साल में किया है। तो ये एक जो स्टेशन है, जो जमीन के पास होते हैं, काफू रिहायशी के बाद इतना वोट बैंक की तरफ से वोट क्यों है? अपने अलग को बयानबाजी करते हैं, अलग करते हैं, वो उसका थोड़ा सा फर्क पड़ा। राजवीर जी, देखिए वो जो है आरोप प्रत्यारोप का तो दौर देखिए चलता ही रहेगा, लेकिन ऐसे में देखिए बहुत कम समय है, 2 महीने का वक्त है, और ऐसे में देखिए अब हरियाणा में कहीं ना कहीं अब तमाम पार्टियां भी लगातार टक्कर देती हुई नजर आ रही है। तो किसानों ने भी ऐलान कर दिया है, इनेलो ने जो है बीएसपी के साथ अब गठबंधन कर लिया है, लगातार आपको टक्कर मिल रहा है, कैसे इसका सामना होगा? करना चाहिए। लोकतंत्र में चुनाव तो हर किसी को लड़ना चाहिए, जो सक्षम है, जो जिसके साथ जनता है, कोई बुराई नहीं होती। वो तो जनता ने फैसला करना है किसके साथ जाना है उसने। लेकिन मैं तो जो मेरे साथी सामने बैठे हैं, या इनेलो वाले, या ये जो कांग्रेस वाले, अगर आप लोग इतने अच्छे हो तो 20 साल से तो आपको जनता ने 26% की बार्डी दी आपको 2014 के आसपास, या 19 जो भी आपका जो था पिछला, आज आप 1% पे आगे अटक गए। और यहाँ से अल्लाह पर आपके पास पता हुआ है, तो वो भी मुझे नहीं लगता आपकी बात सुनता आपको समर्थन देगी वो अभी। तो जो आपने गठबंधन किया है, आप शुक्र मनाओ, आपका गठबंधन 100 तक हो जाए। तो जब भी आपने गठबंधन किया है मायावती जी के साथ, वो गठबंधन कभी नहीं मतलब सफल नहीं हुआ। फिर आपने तेज सिंह राणा की पार्टी को जोड़ा है, ठीक है ना। तो ये बहुत सी बातें हैं जो आपको मंथन कराना उसके बजाय हमारे आरोप में लाने के। आपकी पार्टी में से सारा माल निकल लिया, विधायक चले गए, नेता चले गए, जवाब दीजिए राजवंश जी। लेकिन फिर भी आरोप हमारे बना रहे हो आप लोग। तो अपना घर संभालो भाई, अच्छी बात है। और तुम्हारे साथियों, जो कैलकल जी के साथ आपने जो व्यवहार किया, अशोक जी के साथ जो आपने जो व्यवहार किया वहाँ दिल्ली, तो पूरे हरियाणा में देखा जितने आप दलित और ओबीसी देती हो, ओबीसी को आपने क्या किया, 500 रुपए की टंकी क्या करते हैं आप, एक तो ओबीसी की वोट आ जाएंगी। ओबीसी के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अलग अलग योजनाएं चलाई। अभी जो आपने प्लाटों का मतलब रखा था ना, गरीबों को प्लाट रखे हमने, आपने कोई प्लाट नहीं रखे थे, कागज पकड़ा रखा था। भारतीय जनता पार्टी की नायक की सरकार ने 50,000 से ज्यादा प्लाट भी दे दिए, कब्जे भी दे दिए, कागज भी दे दिए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। प्रदर्शन कर रहा था। राजवंश जी जवाब देंगे जी। मैं यही चीज बता रहा हूँ कि पिछले 10 साल में जिस प्रकार से प्रदेश का हर व्यक्ति, हर वर्ग सड़क पर आकर सरकार के खिलाफ जिस प्रकार से उन्होंने प्रदर्शन किया है, अगर वो सरकार के प्रति अगर उनकी कहीं खुशी होती तो कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ प्रदर्शन नहीं करता। अब इनको भी ये डर था कि जिस प्रकार से लोग उनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं, उसी के चलते इन्होंने ये बार बार क्या कहते थे कि मनोहर सरकार ने विकास किया, मनोहर सरकार ने विकास किया। उन मनोहर लाल सरकार को 9.5 साल में उन्होंने बदलने का काम किया। वो इसी वजह से बदला था क्योंकि हरियाणा की जनता का गुस्सा था। तो हरियाणा की जनता ने देखा कि मनोहर लाल खट्टर की विफल सरकार जो चल रही है, उसके खिलाफ उन्होंने बुलंद होने का एकजुट होकर वो एक नारा बुलंद करने का काम किया, और उसकी वजह से मनोहर लाल खट्टर बदले गए, जो क्योंकि लगातार तानाशाही रवैया अपनाते थे, लगातार वो कुनीतियां बनाते थे, लगातार भ्रष्टाचार के आरोप उनके ऊपर लग रहे थे। वो आरोप इसी वजह से लग रहे थे क्योंकि जो जैसे शराब घोटाला हुआ, इन्होंने एसआईटी गठित कर दी, लेकिन शराब घोटाले के खिलाफ आवाज तो हमने उठाई और उसकी रिपोर्ट आज तक इन्होंने पेश नहीं की। धान घोटाला हुआ, धान घोटाले की एसआईटी को बना दी, लेकिन इन्होंने कभी भी उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया। अब ये इसी चीज को छुपाते हैं। ये कहता है कि रिपोर्ट अगर सार्वजनिक हो गई तो इनकी
पोल खुलेगी। और जब लगातार जब इनको ये पता है कि जब जनता हमारे खिलाफ हो गई, सरपंच हमारे खिलाफ हो गए, एक समय ऐसा था जब सरपंच को 2 लाख रुपए का ये कहते थे कि 2 लाख रुपए तक के काम ये करा सकते हैं, उससे ज्यादा करेंगे तो बोलो ये सरपंच चोर है, भ्रष्टाचार है। देवेंद्र बबली जो इनकी सरकार में साथी थे उन्होंने कहा, और उसके बाद मुख्यमंत्री ने उनकी बात को एंडोर्स किया। अब ये जब सरपंच जब इनको पता लगा कि 5 जिनकी सीटें छिन चुकी हैं, तो अब ये करें कि 21 लाख का काम आप करा सकते हैं बगैर टेंडरिंग के, ई टेंडरिंग के। अब ये चीजें इनकी समझने की जब बातें हैं, जो अपने आप को किसान कैसी करते थे, 750 किसानों की शहादत देगी, लेकिन इनके कानों पर जूं नहीं रहेगी। जब किसानों के खिलाफ जो कानून बनाया, तो ये सारे उन कानूनों में ये कहते थे कि ये कानून अच्छे हैं, ये बिल अच्छे बनाए, हमने कानून अच्छे लेके आए, किसानों की तरक्की होगी। आज तक किसानों की तरक्की नहीं हुई है, किसान कर्जदार हुआ है। ये सबको पता ही है, मेरे आंकड़े नहीं है, ये जनता के आंकड़े हैं। एक कानून की भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, अभी मैं कानून व्यवस्था की बात करता हूँ। पूरे हरियाणा में हर दिन 3 हत्याएं होती हैं, ये किसी से छुपे हुए नहीं है, ये सबको पता है, रिकॉर्ड सरकार का है। 3 अपहरण हर दिन होते हैं, 3-4 महिलाओं से बलात्कार हर दिन होते हैं, 5 जो दहेज हत्या है, हर दूसरे दिन दहेज हत्या होती है। ये किसी से छिपे हुए आंकड़े नहीं है। और ये फिर कहते हैं हमने बेहतर कानून व्यवस्था दी है। किस प्रकार से आपने देखा होगा कि हाथी में गोली मारकर हत्या कर दी, किस प्रकार आपने देखा होगा कि बहादुरगढ़ में हमारे प्रदेश अध्यक्ष को सरेआम गोलियों से भूनकर मार डाला, किस प्रकार सरेआम कुरुक्षेत्र में फिरौती मांगी जाती है, गोलियां चलाई जाती है। आज अपराधियों के हौसले किस प्रकार से बुलंद है, जनता इन चीजों का जवाब मांगती है, इनके पास जवाब नहीं है, ये जनता का ध्यान भटकाने का काम करते हैं। इनसे अगर कोई पूछे तो ये कहते हैं कि जब इन्होंने इतना रोजगार दे दिया, तो उसके बाद भी अगर जनता की जो समस्याएं हैं उनका समाधान नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा, युवा बेरोजगार क्यों घूम रहे सड़कों पर, उस चीज का जवाब सरकार को देना है, किसी से छुपा हुआ नहीं है ये। क्योंकि युवा आज मांगता है, रोजगार मांगता है, वो पढ़े लिखे युवा एक छोटी सी नौकरी के लिए MA MPhil PhD वाले अगर लाइन में लगे रहते हैं, तो ये सरकार की नाकामी कह सकते हैं इसको। क्योंकि कोई भी व्यक्ति, एक योग्य व्यक्ति कहां तक पढ़ेगा। आप एक चीज मान के देखिए, एक क्वालिफिकेशन फिक्स कर दी जाती है कि चपरासी के लिए 8वीं या 10वीं के लिए है। अगर कोई टीचर के लिए कहते हैं एलिजिबिलिटी होती है, तो वो कहेंगे PhD B.Ed कर लो, नेट कर लो, PhD कर लो। और अगर कोई वो भी करके देखिए, आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है उसे देखिए जनता का तो कोई लेना देना नहीं होता, जनता अपने मुद्दे पर जो है वोट देती है। देखिए, समय का भी बहुत कमी है, आप तीनों से एक छोटी 1 मिनट की टिप्पणी लूंगी। अंश जी, आपसे शुरुआत करूंगी कि आखिर वो एक बस मुद्दा बताइए जिसको लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं, क्योंकि जनता को इससे कोई मतलब नहीं होता है कि कौन किसके ऊपर क्या जो है आरोप लगा रहा है। जनता को बस मुद्दे चाहिए, एक मुद्दा कोई बता दीजिए, बहुत छोटी टिप्पणी। मुद्दा, हाँ जी देखिए, एक मुद्दा मैं कौन सा एक मुद्दा गिनाऊं, हम जनता के बीच में हर एक मुद्दा लेके जाने वाले हैं। चाहे वो बात हो किस प्रकार से इन्होंने किसानों को इन्होंने लाठी डंडे चलवाने का काम किया है, चाहे वो बात हो किस प्रकार से यहाँ हरियाणा, यहाँ के पंजाब के, यूपी के कितने सारे ऐसे किसान थे जिन्होंने अपनी इस देश की जनता को पेट भरने का काम करते हैं, उनको उन्होंने लाठी डंडे चलवाने का काम किया है। 750 से ज्यादा किसान जो भाजपा की सरकार में शहीद हो जाते हैं, उनको शहीद तक नहीं कहते हैं। उन किसानों का अपमान उन्होंने किया, वो खालिस्तानी आतंकवादी जैसे शब्दों से उन्होंने नवाजने का काम किया है किसानों के लिए। तो उस किसानों के मुद्दे को हम जनता के बीच में लेके जाएंगे। हम लेके जाएंगे किस प्रकार से हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। हरियाणा के युवा जो है वो आर्मी में जाते हैं, हरियाणा की युवाओं में जो आर्मी में जाने का जो जज्बा था वो भाजपा की अग्निवीर जैसी योजना की वजह से कहीं न कहीं कम हुआ है। इस मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे कि आप देखिए क्या लीक दिया इन्होंने इस देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दी, इन्होंने 30 से ज्यादा पेपर लीक दिए। अब इन मुद्दों को लेकर जाएंगे, हम लेके जाएंगे कि इस प्रकार से कानून व्यवस्था जो है वो भाजपा के राज में पूरी तरीके से चरमरा गई है। और इनके खुद के नेता, चाहे वो बात हो राव इंद्रजीत सिंह जी की, तमाम इनके बड़े बड़े नेता ये बयान दे रहे हैं कि हुड्डा जी के कार्यकाल में सबसे ज्यादा अच्छी कानून व्यवस्था थी। राजवीर जी, आप बता दीजिए आपके कौन से मुद्दे, क्योंकि देखिए सरकार में आप है, 10 सालों से आप लोग हैं, तो ऐसे में इस बार क्या कुछ अलग लेकर आप लोग जा रहे हैं, या फिर ऐसा कौन सा एक मुद्दा है जिस पर जनता आपको चुने हरियाणा की? तो 10 साल हमने काम किया, हम रिपोर्ट कार्ड के आधार पर वोट मांगेंगे और उसके आधार पर हम जाएंगे। क्योंकि मैं एक बात कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर पार्टी को विवाद को चाहने का काम किया, जो योग्य था, जो हर गांव में 5, 7, 10, 15 नौकरी, सरकारी नौकरी बिना भर्ती बिना खर्चे लगी है। तो हमारा एक मूवमेंट है, बिल्कुल ये और जनता तक जा रहा है। हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं और सभी ने हमने योजनाओं का लाभ बताना है उनको और लाभार्थियों तक हमने संपर्क करना है।
हमारा ये बिल्कुल साफ एजेंडा है, सबका साथ सबका विकास और जनता का विश्वास। राजवन जी, आप बता दीजिए, आप एक वो मुद्दा बता दीजिए कि अगर जनता हरियाणा की चुने तो आपके गठबंधन को क्यों चुने? बताना चाह रहा हूं, जब लगातार हम यही कह रहे हैं कि हम किसान कमेरे की हक हकूकों की बात करते हैं और किसान कमेरा वो है, सबको पता है कि देश प्रदेश हरियाणा की अगर जनता की बात करें तो 80% के आसपास जो लोग हैं वो किसान प्रजाति, किसान और कमेरा वर्ग से आते हैं। बाकी हम उन्हीं के लिए बात करते हैं कि किसानों की अगर समस्याओं का समाधान होगा तो निश्चित तौर पर प्रदेश खुशहाल होगा। अगर हम युवाओं की बात करते हैं, हमने यही वायदा किया है कि हर घर से पढ़े लिखे युवाओं को हम रोजगार देने का काम करेंगे। और जहां पर अगर आधी आबादी महिलाओं की अगर बात आती है तो महिलाओं के बारे में हमने यही कहा कि महिला जो अपने घर खर्च चलाने, क्योंकि आज भी गांव की स्थिति ऐसी है कि महिलाओं को जो सबसे बड़ी जो समस्या है वो सिलेंडर की है, गैस चूल्हे की है। हम उनको हर महीने मुफ्त सिलेंडर, एक मुफ्त सिलेंडर देने का काम करेंगे। उसके साथ ही उनके घर का खर्च चलाने के लिए 1100 रुपए हर महीने की पहली तारीख को उनको 1100 रुपए देने का काम करेंगे। हमने भय और भ्रष्टाचार मुक्त शासन की देने की बात कही है, क्योंकि सबको पता है कि शासन कैसे चलाया जाता है, प्रशासनिक अधिकारियों से काम कैसे कराया जा सकता है। ये सबको पता है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से ज्यादा शासन कोई भी नहीं चला सकता, क्योंकि उनमें पता है कि इंडियन नेशनल दल का कार्यकर्ता जब जनता के बीच में जाता है, जब सरकारी दफ्तरों में जाता है तो उनके काम को कोई ना नहीं करता। और हरियाणा की जनता यही चाहती है कि वो जब सरकारी दफ्तरों में जाए तो उनको वहां पर अधिकारी उनको सम्मान से उनका काम करे, क्योंकि आज जिस प्रकार से वो परेशान होकर अपने घर पर लगातार लौटते रहते हैं, लगातार उनका साथ किसी न किसी प्रकार से अन्याय होता रहता है। उस अन्याय के खिलाफ वो हरियाणा की जनता आज इंडियन नेशनल दल और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन को चुनना चाहती है। और उनको भी ये पता है कि जब किसान और कमेरा मिलेगा, दलित और पिछड़ा मिलेगा तो निश्चित तौर पर हरियाणा की सरकार बनेगी। एससी बीसी के जो उनके जो वर्ग से जो उनका साथ अपमानित किया जाता है, कहीं ना कहीं उनका शोषण किया जाता है, उनको शोषण से मुक्ति दिलाई जाएगी और उनके बच्चों को पढ़ने लिखने के साथ साथ उनको निःशुल्क शिक्षा चिकित्सा दिलाई जाएगी। उसके लिए लगातार इंडियन नेशनल प्रयासरत रहेगी। और इसी को देखते हुए इंडियन नेशनल की सरकार को चुनेंगे, बसपा की सरकार को चुनने का काम। राजवन जी, जैसे आपने कहा कि बहुजन समाज पार्टी के जो है अब साथ गठबंधन हो गया और ऐसे में जो है जनता बहुजन समाज पार्टी को जो है चुनेगी, लेकिन हमने भी देखा और आपने भी देखा लगातार जिस तरह से चुनाव हो रहे हैं, विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, लोकसभा चुनाव हो रहे हैं और तमाम चुनाव हो रहे हैं जिसमें बीएसपी अब जो है पहले जैसे प्रदर्शन नहीं कर पा रही, तो क्या लगता है क्या इसका नुकसान होगा आपको? देखिए, नुकसान की बात नहीं है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये चीज कुछ एक जगह आती है, हर चुनाव का एक अलग अलग समीकरण होता है। जनता को कभी भी आपने देखा होगा कि कितनी ही मजबूत पार्टी हो और उसका अगर एक हल्का सा भी कैंडिडेट अगर खड़ा होता है तो वहां पर कहीं ना कहीं मजबूती मिलती है। लेकिन जिस प्रकार से जब 2018 में आपने देखा होगा कि 2018 में इंडियन नेशनल और बसपा का जो गठबंधन हुआ था तो एक बार बच्चे की जबान पर यह आ गया था कि इनेलो और बसपा की सरकार बनेगी। अब जो बसपा के जो कार्यकर्ता कहीं ना कहीं अपने रुष्ट होकर अपने घर पर बैठे थे, उनमें एक बार जोश आ गया कि उनका गठबंधन इंडियन नेशनल पार्टी के साथ हो गया और एक मिलकर जब 11 होने का काम करते हैं तो वहां पर किसी भी सरकार को वो गिराने का भी काम करते हैं, किसी भी प्रदेश की पट्टा पलट करने का काम करते हैं, क्योंकि इनेलो का कार्यकर्ता भी मजबूर है, संघर्षशील है और वहीं पर बसपा का कार्यकर्ता भी मजबूर है, संघर्षशील है। तो वो लगातार जब दो संघर्षशील व्यक्ति मिलकर अगर हरियाणा की हारों की लड़ाई लड़ेंगे, हरियाणा की जनता की लड़ाई लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर सफलता उनके कदम चुनेंगे। बिल्कुल, देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि देखिए अब जनता अपने वोट से किसको चोट करती है ये भी देखिए काफी दिलचस्प होगा जाना। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। और फिलहाल के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार। स्वाद से सबको दीवाना कर